गया कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सीबीआई ने डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच शुरू की। क्या सच सामने आया? कोलकाता रेप मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या बड़ा खुलासा हुआ है? और 5 दिन बाद जागे राहुल तो ममता का नाम तक नहीं ले पाए, लेकिन ममता ने कैसे कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी? कन्नौज कांड में कैसे सपा फंसती जा रही है और क्या बड़े राज खुलने वाले हैं? सबसे पहले इसका जानिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस का ये जो केस है वो इतना उलझता चला गया कि अब सीबीआई को जांच करने के लिए आना पड़ा। बंगाल पुलिस से जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई ने अब इस केस की जांच शुरू कर दी, क्योंकि इस केस में ऐसी नई बातें अब सामने आने लगी हैं जो बड़े सवाल उठा रही हैं कि आखिर जिस तरह की दरिंदगी उस महिला डॉक्टर के साथ हुई, क्या उस दरिंदगी को ढकने और दबाने और किसी को बचाने की कोशिश हुई? भाई, एक तो बड़ी बात यह कि रेप हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द यह है जो पीड़ित के परिवार वाले, उनसे जुड़े हुए लोग दावा कर रहे हैं कि उस रेप के बाद जो प्रशासन का, वहां पर अस्पताल प्रशासन का, पुलिस का रवैया रहा शुरुआत में, वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय और सवालों के घेरे में। 3 घंटे तक माता पिता को खड़ा रखा गया और शुरू में सुसाइड बता दिया गया। आप देखिए कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि उसे तो पहले बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया, जबकि मामला रेप और मर्डर का था। और जो लोग देख रहे होंगे डेड बॉडी, जिन्होंने कहा कि भाई सुसाइड कर लिया है, वो तो खुद डॉक्टर रहे होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि सुसाइड है कि रेप है और मर्डर है। अब तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप का मामला था। 31 साल की इस महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत तो ऐसी हुई है कि किसी को बताते हुए भी कलेजा काम जाए। सोचिए मां बाप पर क्या बीती होगी, जिन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन उस मां बाप को 3 घंटे तक उसकी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया। 3 घंटे इंतजार करवाया गया मां बाप को। सोचिए उस मां बाप पे क्या बीत रही होगी जिसको फोन आया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया। मां बाप को पता चले कि बच्चा मर गया है और 3 घंटे वो खड़ा है ये देखने के लिए कि बच्चा जो है उसका एक बार चेहरा तो देख लूं। और कहा जा रहा है कि भाई प्रशासन पूरा साथ दे रहा है पीड़ित के परिवार का। यह साथ देना होता है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के मां बाप हाथ पैर जोड़ते रहे कि बेटी का एक बार मुंह तो दिखा दो, लेकिन 3 घंटे उन्हें बैठा कर रखा गया और जब चेहरा दिखाया गया तो दिखी वो हैवानियत, जो हैवानियत 8 अगस्त की रात को उस महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता के नामी मेडिकल कॉलेज के एक सुनसान सेमिनार हॉल में हुई। ऐसी भयानक दरिंदगी की उस महिला डॉक्टर के साथ हुई है जिसे सुनकर कोई भी कहेगा कि जो भी आरोपी है उसे सीधे फांसी देनी चाहिए बॉस। वैसे ही जैसे कई साल पहले दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ था। आज लोग सोच रहे हैं कि क्या बदला निर्भया के बाद भी? कौन अपनी बेटी को बाहर भेजे? बेटी कहां बाहर सुरक्षित है? जब अस्पताल के अंदर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हो जा रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए? और क्या कहा जाए उन लोगों को जो ऐसी हैवानियत में भी बंगाल की सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं, जो अपना मुंह 5-5 दिन बाद खोल रहे हैं ये देखकर कि यार इतनी पब्लिक बोल रही है, अब देश में अब भी नहीं बोलेंगे तो सियासी नुकसान हो जाएगा। वो सियासी नुकसान देखकर निर्भया जैसे मामले पे बोल रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्या बोलेंगे आप? सवाल पूछे जाएंगे कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में ऐसी भयानक घटनाएं हो रही हैं और सबसे बड़ी बात कि ऐसी घटना को दबाने छुपाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए कोलकाता के केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। ना सिर्फ डॉक्टर्स की कम्युनिटी बल्कि जो भी इस केस के बारे में सुन रहा है उसके अंदर आक्रोश है भाई। और यह आक्रोश इस केस के गुनहगारों के खिलाफ तो है ही, उन लोगों के खिलाफ भी है जिन्होंने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की, आरोप लगा। सवाल उठ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां सीसीटीवी क्यों नहीं था, वहां इतना सुनसान इलाका क्यों था, घटना के तुरंत बाद सेमिनार रूम को सील क्यों नहीं किया गया, उस प्रिंसिपल का क्या रोल है जो मेडिकल कॉलेज का हेड था, उनका बयान क्यों नहीं लिया गया, उसे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह नौकरी क्यों दे दी गई, क्या घटना में और भी लोग शामिल हैं? ऐसे क्या सबूत हैं जो पुलिस को नहीं दिखाई दिए लेकिन लोग उसके बारे में खुलासा कर रहे हैं, जिनसे यह लग रहा है कि घटना में और भी लोग हो सकते हैं? पुलिस की जांच में क्या गलतियां हुई, इस मामले में कैसे राजनीति हो रही है, यह सब आज आपको पाठशाला में एक एक करके बताने वाला हूं। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस में कुछ बड़ी बातें अब निकल कर आ रही,
कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और सीबीआई को इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। जैसे क्या इस वारदात में एक से ज्यादा आरोपी शामिल हैं? हाईकोर्ट में परिवार इसकी आशंका ऑलरेडी जता चुका है और एक बड़े डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर यह दावा किया है कि यह काम किसी अकेले व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा है तो क्या यह गैंगरेप का मामला है और इस केस में कितने आरोपी हैं, सीबीआई को अब यह पता लगाना है। दूसरी बात, क्या इस मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है? क्या सबूतों को कवर अप किया गया? हाईकोर्ट में पीड़ित का परिवार इसकी भी आशंका जता चुका है। शुरू में सुसाइड केस बताना, प्रिंसिपल का बयान रिकॉर्ड न करना, यह सब भी शक पैदा करता है। तीसरी बात, क्या इस मामले में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी कोई रोल है? क्या संदीप घोष ने इस मामले में सबूत मिटाने और केस को दबाने की कोशिश की? इस बात का आधार इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट का बयान है, जो बता रहे हैं कि संदीप घोष कितना ताकतवर व्यक्ति है। चौथी बात जो सीबीआई को पता लगानी होगी, केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो ड्रग्स और सेक्स रैकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद और उनके भतीजे का भी नाम बार बार आ रहा है। सीबीआई को इस एंगल से भी जांच पूरी करनी है। यानी अभी बहुत से सवाल हैं। जैसा दिखाया गया कि भाई एक आरोपी था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जब दबाव बना तो जांच आगे बढ़ी। तो क्या यह सिर्फ इतना भर मामला है या यह गैंगरेप का मामला है और क्या कुछ उस कॉलेज में चल रहा था? बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी। एक बार सुनिए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष क्या बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्या बड़ा दावा कर रहे हैं। फिर आपको इस केस में पीड़ित परिवार के पड़ोसियों के वो बयान सुनाऊंगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाले। इस तरीके से पूरी विषय को दबाने की कोशिश की गई, वो दर्शाता है कि हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो सरकार किसी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। आपने पोस्टमार्टम कराया इलीगली, आप रात को पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, स्टैंडिंग वर्डिक्ट है कि आपको दिन में करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा इसमें है कि असमंजस में है या जो भी बोले डाउट में है कि क्या एक्चुअल में हुआ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से अभी कुछ पता नहीं चला। कोलकाता केस में एक डॉक्टर के बयान ने भी बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए। एक डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी जो पीड़ित माता पिता से मिले थे और माता पिता ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी ने टाइम्स नाउ भारत को बताया कि विक्टिम के पूरे शरीर पर चोट के काफी निशान थे। जिस तरह की इंजरी शरीर पर थी उसे देखते हुए डॉक्टर गोस्वामी के मुताबिक ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। यानी उनके मुताबिक इस वारदात में एक से ज्यादा आरोपी। डॉक्टर गोस्वामी ने महिला डॉक्टर से गैंगरेप की आशंका जताई, क्योंकि उनके मुताबिक वारदात वाली जगह पर जितना सीमेन मिला महिला के शरीर से, उससे यह लग रहा है कि क्राइम स्पॉट पर एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि शरीर पर जिस तरह की इंजरी थी उससे यह लग रहा है कि वारदात से पहले पीड़ित ने काफी संघर्ष किया। आरोपी ने बहुत गुस्से में उस पर वार किया। अब डॉक्टर गोस्वामी जो दावा कर रहे हैं वो बंगाल पुलिस की जांच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बंगाल पुलिस के मुताबिक तो एक ही आरोपी है जिसे उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी तो सच सामने आने की उम्मीद है। हालांकि दुखों का पहाड़ तो उन माता पिता पर टूटा है जिन्होंने अपने बेटी को खो दिया। उस माता पिता के साथ अस्पताल प्रशासन ने जो बर्ताव किया वो तो और दर्दनाक है। उस दिन क्या हुआ था, माता पिता को सबसे पहले क्या खबर मिली, इसके बारे में उनके पड़ोसियों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक महिला ने बताया कि 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पीड़िता की मां अपनी पड़ोसन के पास चीखते हुए रोते हुए आई और बताया कि सब कुछ खत्म हो गया। पीड़िता की मां ने उन्हें यह खबर बताया कि पीड़िता की मां को खबर मिली कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इस पर जब पड़ोसियों ने हैरानी जताई तो पीड़िता की मां ने कहा कि अस्पताल वालों ने ऐसा ही बताया है। जब महिला डॉक्टर के माता पिता अपने जानने वालों के साथ अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे इंतजार कराया गया। एक माता पिता जिनके बच्ची की इतनी निर्मम हत्या हुई हो, उसके पेरेंट्स को 3 घंटे खड़ा रखा गया। वो हाथ जोड़ते रहे कि एक बार कम से कम चेहरा तो दिखा दो।
माता पिता हाथ जोड़ते रहे कि बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। उनको 3 घंटे इंतजार कराया गया। जब सेमिनार रूम में माता पिता गए तो अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह टूट गए। महिला डॉक्टर के मुंह से खून निकल रहा था। दोनों पांव इस पोजीशन में थे जैसे किसी ने दोनों पैर को बीच से चीर दिया हो, और आंखों से खून निकल रहा था। चश्मा टूटा हुआ था, गला दबाने के निशान। सोचिए मां बाप पे क्या बीती होगी जब बेटी की यह हालत देखी होगी। और ये एक आदमी कर सकता है क्या कि वो पूरा पैर चीर दे? वो पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि 90 डिग्री पे पैर था। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार के इलाके के लोग इतना हिल गए कि वो अब बंगाल सरकार से कुछ नहीं कह रहे। वो सीधे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की अपील कर रहे हैं। यह होता है किसी के भरोसे का टूट जाना। यह होता है वो दर्द जो सिर्फ महिला डॉक्टर के माता पिता नहीं बल्कि उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति ने महसूस किया है। कोलकाता में इस दर्दनाक घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब बातें हो रही। कुछ लोग ये कैंपेन भी चला रहे हैं कि सब बातें सच नहीं है, बंगाल सरकार को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के उन स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए जिनका सिस्टम से भरोसा उठ गया है। भाई सोशल मीडिया में कोई कहीं बैठ के कुछ भी लिख दे, लेकिन जो लोग वहां के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट साफ साफ सबूत मिटाए जाने, मामले को दबाए जाने की आशंका जता रहे हैं। सुनिए स्टूडेंट्स को। यहाँ पे वो प्रशासन, सरकार, गवर्नमेंट पहले से ही क्राइम सीन को टेम्पर कर रही है, ठीक है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है हम लोगों को पता नहीं, कि किन लोगों को बचाने की वो प्रयास कर रही है ये हमको पता नहीं। तो सेमिनार रूम जो क्राइम स्पॉट है उसको छोड़कर उसके पास बगल में एक रूम कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। हम लोग अथॉरिटी को पूछेंगे तो ये कहाँ से ये परमिशन आया, ये वो क्राइम सीन के नियर पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या वो लोग चाहता है क्या क्राइम स्पॉट को डिस्टर्ब करने के लिए। संदीप घोष के बारे में हम लोग यही चाहते थे, उन लोगों को कभी भी इसके बाद कभी भी प्रिंसिपल और ऐसा कोई पोस्ट में नहीं भेजना चाहिए। इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष भी सवालों के घेरे में। संदीप घोष बहुत पावरफुल और ममता सरकार उन पर मेहरबान रही है, यह कहा जा रहा आरोप लगा है। और इतनी मेहरबान है कि उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाया और 12 घंटे के अंदर दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया। बंगाल सरकार की इस मेहरबानी पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए। अब संदीप घोष के बारे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े पूर्व अधिकारी यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का माफिया राज चलता है। एक बार सुनिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या बता रहे हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उसी कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि मैंने संदीप घोष जैसा बुरा इंसान अपने करियर में नहीं देखा, और वो आदमी प्रिंसिपल के पद से हटता है और 12 घंटे बाद दूसरी जगह प्रिंसिपल बन जाता है। संदीप घोष को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके बाद से बीजेपी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीबीआई को संदीप घोष को भी हिरासत में लेना चाहिए। उन्होंने शक जताया कि संदीप घोष ने वारदात के तुरंत बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। एक बार शुवेंदु अधिकारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। कोलकाता रेप और मर्डर केस को जिस तरह से बंगाल पुलिस ने हैंडल किया, उसके बाद तो
सबको अब सीबीआई से ही न्याय की उम्मीद है। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट की कोशिश है कि पुलिस को मिली पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को स्टैब्लिश किया जाए, रिक्रिएट किया जाए। सीबीआई का फोकस मृतका के 4 दोस्तों पर भी है, जिनके साथ महिला डॉक्टर ने डिनर किया था। इन्होंने ही मृतका को आखिरी बार देखा था। जिस डिलीवरी बॉय ने उस दिन डिनर सर्व किया था, सीबीआई उससे भी पूछताछ करेगी। सीबीआई आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी, ताकि यह पता चल सके कि क्या संजय रॉय ही असली आरोपी है, और अगर संजय रॉय के साथ कोई और व्यक्ति था तो उसका खुलासा भी हो सके। आज जांच के लिए सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज भी गई। सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर वहां के डॉक्टरों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने से या ऐसे करके नहीं होगा, पूरा सिस्टम इसमें करप्ट है, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, और जो हम लोग का प्रिंसिपल है वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका सिक्योरिटी करना। तो सीबीआई को हम लोग यही बोलना चाहेंगे, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम लोग को आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन हम लोग का जो मेन डिमांड है कि जुडिशियरी इंक्वायरी होना चाहिए। जैसे कि बोला जा रहा है कि रोकैटिक फ्रैक्चर है और जितनी इंजरी है, मल्टीपल इंजरीज ऑन द आईज, माउथ, तो इट्स बेसिकली वी सस्पेक्ट दैट देयर आर मल्टीपल कल्प्रिट्स, सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट वन कैन डू ऑल ऑफ दिस। हम विश्वास रखते हैं कि इसका मतलब प्रॉपर जस्टिस हमको मिले, क्योंकि जो घटना अभी हो गया है वो मतलब इसे शेमफुल और कुछ हो नहीं सकता। यानी जितने लोगों को आप सुनिए, सब लोग कह रहे हैं कि जो चोट थी उसको देखकर यही लग रहा है कि एक से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं। और अब जब इस मामले में ममता सरकार की बुरी फजीहत हो रही है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, तो ममता बनर्जी ये कहकर अपना बचाव कर रही हैं कि जब घटना हुई तब वो झारग्राम में थी। उन्होंने रास्ते में ही कमिश्नर से बात की, उन्होंने पीड़ित माता पिता से बात की, माता पिता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। वो दोषियों के लिए फांसी की मांग करती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पीड़िता के घर भी गई थी, वो इस मामले की पल पल की जानकारी ले रही थी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जांच में एक एक चीज का ख्याल रखा गया, 12 घंटे में ही हत्यारे को पकड़ लिया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि जांच के लिए टाइम देना चाहिए, उन्होंने संडे तक का वक्त मांगा था। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बिना सही जांच किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी के मुताबिक बंगाल पुलिस का पूरा बचाव उन्होंने किया और कहा कि इस केस में कोलकाता पुलिस की बेस्ट टीम में से एक टीम जांच कर रही। सवाल ये उठते हैं मैडम कि जिस प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए उसको हटाकर 12 घंटे में प्रिंसिपल क्यों बनाया। सवाल ये उठते हैं कि लड़की ने सुसाइड किया, ये क्यों बताया गया। सवाल ये उठते हैं कि वहां पर माता पिता को 3 घंटे तक बच्ची का शव देखने क्यों नहीं दिया गया। सवाल ये उठते हैं कि बार बार जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं उसके बावजूद एक आरोपी पकड़ा गया है, ऐसा क्यों हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है कि पुलिस की बेस्ट टीम जांच कर रही है, फिर भी यह बेस्ट टीम हाईकोर्ट को यह भरोसा दिलाने में नाकाम रही कि जांच सही चल रही है। हाईकोर्ट को यह बेस्ट टीम का बेस्ट काम क्यों नहीं दिखा। ममता बनर्जी अपनी पुलिस को बेस्ट बता रही, जबकि उनकी ही पार्टी के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं। अब तो टीएमसी के नेता ही बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बंगाल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि जांच में बहुत सारी खामियां थी। टीएमसी सांसद ने कहा कि जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये टीएमसी सांसद कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि टीएमसी के अंदर भी नेता अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के मुंह में अब भी दही जमा हुआ है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी पर सीधे सवाल उठाने से बच रहे हैं। जैसे दिल्ली में छात्रों की मौत हो गई तो कहा कि अधिकारी क्या कर रहे थे, वहां केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ पाए ये लोग। वैसे ही इतनी निर्मम हत्या हो गई लेकिन ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं ये लोग। आज 5 दिन के बाद कोलकाता केस पर राहुल गांधी की नींद टूटी। वहां हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आए तो राहुल गांधी अपना एनालिसिस दे देते वीडियो बनाकर कि भैया तुम्हारा पैसा डूब सकता है। और जिस केस में 5 दिन से देश में आग लगी हुई है, लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन चल रहा है, राहुल गांधी 5 दिन बाद जागे और एक लंबा ट्वीट किया। और वो ट्वीट देखिएगा, उन्होंने जांच पर सवाल तो उठाए, ये भी कहा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कमाल की बात देखिए कि पूरे ट्वीट में उन्होंने कहीं भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, कहीं भी ममता सरकार से सीधे सवाल नहीं किया। टोन देखिए जरा अभी,
लिखते हैं कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अस्पताल और स्थानीय प्रशासन, ममता सरकार नहीं लिख पाए। फिर लिखते हैं कि इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों? अब सुनिए आगे क्या लिखते हैं। लिखते हैं, हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श करने और ठोस उपाय करने हों। मतलब यहां पर भी कठुआ का केस, उन्नाव का केस और हाथरस का केस याद दिलाना नहीं भूले। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। 5 दिन बाद राहुल गांधी को यह याद आया कि उन्हें पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना है, लेकिन खड़े होने के लिए वो कोलकाता के फ्लाइट का टिकट नहीं ले पाए, नहीं पहुंच पाए। ट्वीट करके काम निपटा दिया। यही घटना अगर बीजेपी शासित राज्य में होती तो राहुल गांधी अब तक पीएम मोदी से इस्तीफा मांग लेते। कोलकाता रेप मर्डर केस में राहुल गांधी को बयान देने में इतना वक्त लग गया, लेकिन अगर यही बीजेपी शासित राज्य की कोई घटना हो जाती या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती तो राहुल गांधी उसे तेजी से लपक लेते। मतलब आप देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अगले दिन उनका एनालिसिस तैयार था, और यहां घटना के 5 दिन बाद राहुल गांधी को याद आ रहा कि अरे ये तो बड़ा गलत। और मैं आपको याद दिलाता हूं, किसी को अगर याद नहीं हो तो याद दिला देता हूं कि ये वही राहुल गांधी हैं जो हाथरस की घटना पर क्या कह रहे थे। तब इनका टोन क्या था? तब लिख रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस के दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। आपको ट्वीट दिखा रहा हूं राहुल गांधी का, 3 अक्टूबर 2020 सुबह 10:10 जब हाथरस की घटना हुई थी। दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस के दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। अब सवाल यह है कि बंगाल जाने से राहुल गांधी को दुनिया की कौन सी ताकत रोक रही है? भारत जोड़ो यात्रा का नाम लेकर पूरा देश राहुल गांधी घूम सकते हैं। अगर वो हाथरस में अपनी बहन को साथ लेकर जा सकते हैं तो फिर कोलकाता में फ्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां जाने से कौन सी दुनिया की ताकत रोक रही है? सिर्फ इसलिए कि वहां पर ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी, इंडी गठबंधन का क्या होगा? एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले रहे, उन्हें बचाव में उनके एक तरह से लिटरली एक तरह से आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं अगर उनसे गंभीर सा प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन ममता बनर्जी तो कांग्रेस को लपेट रही। ममता बनर्जी ने कहा कि वो कांग्रेस से पूछना चाहती हैं कि उनके राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीआईएम के वक्त तो क्राइम की बहुत सी घटनाएं होती थी, तब सरकार चुप रही। अब सोशल मीडिया नहीं था इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था। राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या ये लोग अब ट्वीट कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। ये सब भी नहीं होता अगर देश भर का गुस्सा ना दे। जब देश भर में आक्रोश फूट रहा है तब तो ये लोग 5 दिन बाद जागे। देखिए किस तरह से गुस्सा देश भर में खासतौर पर डॉक्टर्स के बीच है। जरा वो तस्वीर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 5 दिन बाद लीपापोती के लिए ट्वीट कर रहे हैं लोग। देखिए हमारे मांगे बहुत ही क्लियर है। जो निंदनीय घटना घटी है कोलकाता में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं ताकि सारे जितने हेल्थ केयर प्रीमिसेस है सब सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे और ऐसी घटना दोबारा ना घटे। हम काफी बार हम हेल्थ मिनिस्ट्री सेक्रेटरी से मिलना चाहिए, जो भी हमारे डिमांड्स है वो पूरा नहीं है, पूरे किया नहीं गई है, ना उसका अश्योरेंस है ना उसका रिटर्न कुछ दिया गया है। तो हमारा स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनी जाए और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाए ताकि वी कैन हैव अ सेफ एनवायरनमेंट टू प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड आवर सर्विस। जब तक सरकार सीपीए लागू नहीं करेगी हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी।
जो है वो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा दे लड़कियों को, ताकि हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं जो डॉक्टर्स, उनको थोड़ी हेल्प मिले। लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है तो ये चीज को रोकनी चाहिए। अगर हम सब डॉक्टर, देश भर के डॉक्टर्स की आवाज उठा रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर की ही ड्यूटी नहीं है कि आवाज उठाना, ये हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि इसको आवाज उठाए। जिस घटना पर पूरे देश में डॉक्टर इतने गुस्से में हैं, उस पर इंडी गठबंधन के लोग सन्नाटे में। सुनिए कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को। कोई भी ममता बनर्जी की सरकार पर सीधे सीधे सवाल नहीं उठा पा रहा। सोचिए क्या पॉलिटिक्स है इन लोगों की बॉस। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस में वो इकलौता नेता कौन है जो अकेले ही ममता के प्रशासन से टक्कर ले रहा है। बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें। पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। जिस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ एकदम टाइट करके रखते, एक लड़की से बारिश का पानी जमा हुआ और वहां लड़कों ने कुछ बदतमीजी कर दी तो पूरे सबको ढूंढ के जेल में डाला और थाना के जो लोग थे पुलिस वाले उन तक पर एक्शन हो गया। वहां पर कोई घटना हो जाए तब इन लोगों के सुर देखिए। तब ये नहीं कहते योगी जी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तब तो धरती आसमान फाड़ देते हैं लोग। और अब कह रहे हैं ममता जी को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ममता जी तो खुद सीबीआई को देना चाहती थी। हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसी ऐसी बातें ममता सरकार के लिए? क्यों ममता सरकार के खुद के सांसद को नहीं लग रहा है पुलिस पे भरोसा करना चाहिए? क्यों डॉक्टर्स वहां पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है? क्यों ये लोग? ये है इस देश के ऑपोजिशन की सच्चाई। कांग्रेस में सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ऐसे नेता हैं जो बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको दे रखा है कि हम यहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम उधर अपना सेट करो। बंगाल में कांग्रेस ने उन्हें साइडलाइन किया हुआ है। सुनिए जो बात राहुल गांधी नहीं कह पाए वो बात अधीर रंजन चौधरी कैसे कह रहे हैं। हमें बंगाल की सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ के पुलिस ने ये जो घटना को गुमराह करने के लिए, आम लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए शुरू से ही जो कोशिश कर रहे हैं, इनसे देखते हुए हमारी तरफ से ये बंगाल के पुलिस बल को जो छानबीन जो तब्दील हो रहे हैं उसमें जरा सा भी भरोसा हमें नहीं है। फिर भी सीबीआई की जांच होने की अभी कोर्ट की निरीक्षण में होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चेतावनी देते हैं कि जब तक सूबे की सरकार और सूबे की पुलिस बल ये सही ढंग से मदद नहीं करेंगे तब तक जांच कितने हद तक सफल होगी इसमें मेरा शक है। इनको शक है, राहुल गांधी के ट्वीट में तो शक नहीं दिख रहा। उधर बीजेपी बंगाल में विपक्षी पार्टी होने के नाते लगातार दबाव बना रही है, जिससे इस केस में ताकतवर लोगों को कोई बचा ना पाए। क्योंकि अभी तक तो यह दिख रहा है और लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में किसी ना किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी लगातार अग्रेसिव, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, डॉक्टर्स के समर्थन में खड़ी है और ममता बनर्जी के इस्तीफे तक की मांग कर रही है ताकि जांच ढंग से हो पाए। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर बीजेपी आर पार के मूड में है। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी 16 अगस्त को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जबकि हर राज्य की राजधानी में बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। बंगाल के राज्यपाल को सुनिए एक बार। The horrible tragedy which took place in RG Kar Hospital should shake our conscience. It is out brutalizing the brutes. A shame the entire Bengal
a shame to India, shame to humanity. ममता बनर्जी तो इस केस में अलग ही लेवल की राजनीति पर उतर आई। ममता बनर्जी ने अब ऐलान किया है कि इस मामले में टीएमसी भी सड़क पर उतरेगी। आप किस बात का सड़क पर उतरेंगी भाई? ममता बनर्जी ने बताया कि 17, 18 और 19 अगस्त को टीएमसी पूरे बंगाल में प्रदर्शन करेगी। इस केस में दोषी को फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि इस प्रदर्शन के जरिए वो लेफ्ट और बीजेपी की साजिश को बेनकाब करेंगी। ममता बनर्जी कह रही है कि जो भी लोग इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सियासी जाल में फंसे बिना साथ आए, रविवार तक सीबीआई जांच पूरी करे और दोषियों को फांसी दिलाए। मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स है। जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता के परिवार के साथ न्याय नहीं होने दिया, जांच धीमी रही, प्रिंसिपल को इधर से उठाया उधर ट्रांसफर कर दिया, वो अब सड़क पर उतरेंगे। गजब पॉलिटिक्स है बॉस। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की यह राजनीति चल रही है, उधर यूपी में समाजवादी पार्टी की अपनी राजनीति चल रही है। कन्नौज कांड पर समाजवादी पार्टी ने आरोपी नेता नवाब सिंह यादव से किनारा करने की कोशिश कर रही है। आरोपी नवाब सिंह यादव को आज कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब नवाब सिंह की डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट बोलते थे ना, पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराएगी इनका। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नवाब सिंह का सैंपल लिया जाएगा और उनका डीएनए टेस्ट होगा। वहीं इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब गवाही से पहले पीड़ित लड़की की बुआ फरार हो गई। नाबालिग से हुए रेप के इस मामले में उसकी बुआ पहले ही संदेह के घेरे में थी। पुलिस के मुताबिक बुआ ने पहले भी कई बार अपने बयान बदले और अब जब उसे थाने बुलाया गया तो वो फरार हो गई। पीड़िता ने भी अपने बयानों में बुआ पे दबाव बनाने की बात बताई है और इसमें जब इनकी लड़की की बुआ को बयान के लिए बुलाया गया था थाने तो कल ये उपस्थित नहीं हुई और ये गायब है। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। जैसे जैसे नवाब सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कहते नहीं बन रहा। हालत यह हो गई है कि अब तो पार्टी के नेता नवाब सिंह से पल्ला झाड़ने में और तेजी दिखा रहे हैं। चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वीरेंद्र सिंह को चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर क्यों याद आए वो भी सुनिए। पार्टी हमेशा इस बात को चैतन्य रहती है, मानती भी है कि अगर व्यक्तिगत आचरण के कारण किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और सरकार उनकी देश में भी है, प्रदेश में भी है। कौन उनको रोक रहा है कार्रवाई करने से? उसके आरोप सिद्ध करें और उसको सजा दें। लेकिन अब तो नवाब सिंह की बकायदे कुंडली खंगाली जा रही है। कितनी संपत्तियां हैं, कितने होटल हैं, ये सब कुछ तैयारी शुरू हो चुकी है। कौन बेनामी संपत्ति है, कौन नामी संपत्ति है। देखिए, यही पर आकर के सवाल खड़ा हो जाता है। जब चिन्मयानंद जी आरोपी होते हैं तो उनकी संपत्ति नहीं खंगाली जाती। जब कुलदीप सेंगर जो है आरोपित होते हैं तो उनकी संपत्ति नहीं खंगाली जाती। जब बीएचयू जैसे संस्थान में लड़की के साथ रेप किया जाता है, उन लड़कों के साथ चुनाव प्रचार कराने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा जाता है, 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनकी संपत्ति नहीं और उनकी कुंडली नहीं चेक की जाती। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन अयोध्या का मामला हो या फिर अब कन्नौज का, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर आरोप लग रहे हैं। जहां तक कन्नौज के मामले की बात है तो अभी पुलिस की जांच चल रही है और बहुत कुछ सामने आ सकता है। इस मामले में पीड़िता की बुआ संदेह के घेरे में, जिसने पहले ऐसा दावा किया था कि आरोपी नवाब सिंह यादव को फंसाया गया, लेकिन ऐसा दावा करने के बाद से वो फरार हो गई, जबकि उसे गवाही के लिए पुलिस के पास जाना था। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता की बुआ की तलाश चल रही है। उसके लिए टीमें भी बना दी गई। लेकिन मामला बंगाल का हो या यूपी का, दोनों जगह सबसे बड़ा सवाल इंडी गठबंधन की राजनीति को लेकर है कि क्या वो वाकई पब्लिक के साथ है या सिर्फ एक दूसरे के साथ है अपने सियासी फायदे के। पाठशाला में अब अगली क्लास। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सड़क पर उतरे सीएम योगी और कौन सी बड़ी बात कह दी। योगी आदित्यनाथ क्या अखंड भारत बनवाने का प्लान बनाए बैठे हैं? अब इसका चर्चा।